संभल हिंसा से शुरुआत करेंगे। संभल हिंसा को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और संभल हिंसा पर योगी सरकार बेहद सख्त है। सीएम योगी आदित्यनाथ के ही निर्देशों पर जगह जगह आरोपियों के पोस्टर लगाए गए हैं। अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी करके कहा गया है कि 24 नवंबर को हुई हिंसा का एक भी आरोपी बचना नहीं चाहिए। रिपोर्ट देखिए। संभल कांड के गुनहगार नहीं बचेंगे। संभल में साजिश रचने वाले नहीं बचेंगे। संभल में भीड़ को उकसाने वाले नहीं बचेंगे। पोस्टर से होगी पहचान संभल हिंसा पर घमासान। संभल में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले एक एक शख्स की पहचान के लिए अब दीवारों पर सबूतों को टांग दिया गया है। संभल के चप्पे चप्पे पर लगे पोस्टरों से उन लोगों की पहचान की जा रही है जो संभल कांड के गुनहगार हैं। योगी सरकार की तरफ से खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी कीमत पर संभल का माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एक एक आरोपी, एक एक दंगाई को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उसे सबक सिखाया जाएगा। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे। योगी सरकार की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक अधिकारियों से साफ कहा गया है कि एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई उपद्रवी करेंगे। अराजकता फैलाने के मामले में किसी को छूट नहीं मिलेगी। सभी आरोपियों के पोस्टर लगाए जाएं। जिन लोगों द्वारा इस घटना में सम्मिलित होकर ये घटना कारित की है और पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया है, या फिर किसी भी व्यक्ति की कार, गाड़ी, मोटरसाइकिल या ट्रांसफार्मर जलाए हैं, तार जलाए हैं, सीसीटीवी तोड़े हैं, ये सारे जो नुकसान है उसका आकलन कर लिया गया है और उसी आकलन के आधार पे इन लोगों से वसूली की जाएगी। और वसूली के लिए जो विभिन्न तरीके हैं, उन सब इसमें पोस्टर भी लगाना उनमें से एक पार्ट है। और जो लोग वांछित हैं उन लोगों के भी पोस्टर है वो लगवाए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इन निर्देशों पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि सबसे पहले संभल के एसपी और डीएम के पोस्टर लगने चाहिए। संभल हिंसा में जो भी हैं उनके पहचान की करके पोस्टर लगाए जाएंगे और तो सबसे पहले डीएम और एसपी के पोस्टर लगाए। उधर योगी सरकार के निर्देशों का ही असर है कि संभल हिंसा को लेकर पुलिस अधिकारी लगातार एक्शन में है। इस सिलसिले में 2 और गिरफ्तारियां की गई हैं, जिसके बाद गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है, जबकि अभी तक इस मामले में कुल 400 आरोपियों की पहचान हुई है। यही वजह है कि योगी सरकार की तरफ से एक एक आरोपी पर शिकंजा कसने के निर्देश जारी किए गए हैं, जबकि राहुल गांधी के संभल दौरे पर रोके जाने पर सियासत तेज हो गई है। एलओपी एक सद्भावना
की यात्रा पर निकले थे और वो शांति और अमन चाहते थे संभल में। उन्होंने इससे पहले मणिपुर में भी जाकर शांति और सद्भावना की बात रखी, लेकिन कल जो उनको रोका गया उससे साफ साबित होता है कि भाजपा नहीं चाहती कि देश में सद्भावना की भावना बढ़े। तो इसी के विरोध में आज हम अजर्मन मोशन दे रहे हैं। आज ये जो होड़ मची है वो क्यों मची है? क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में तुष्टीकरण का कंपटीशन, कौन सबसे बड़ी कैप मतलब कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स, कौन सबसे बड़ी कैप का बड़े मियां और छोटे मियां बन सकता है, ये स्पर्धा है, ये प्रतिस्पर्धा है। इसीलिए राहुल गांधी जब यहां पर जाने का, फोटो ऑप करने का ड्रामा कर रहे थे तो राम गोपाल यादव जी ने कहा कि भाई पार्लियामेंट में उठाना चाहिए था, अब वो वहां जा रहे हैं। वो चाहते थे आंसू पोंछना उन लोगों के जिन्होंने अपना खोया है, शांति बहाली के लिए जा रहे थे, अपील करने जा रहे थे, परंतु ये सरकार तो शांति नहीं चाहती ना। और इसीलिए राहुल जी सिर्फ सांसद नहीं है, नेता विरोधी दल है, कैबिनेट रैंक का प्रोटोकॉल है, और उन्हें भी 2 घंटे रोके रखा गया। तो ये दर्शाता है कि संभल में जो सरकार कह रही वो सच नहीं है, संभल में कुछ है जो खिचड़ी पक रही है। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती थी। यही वजह है कि योगी सरकार एक एक आरोपी के फुल एंड फाइनल हिसाब में जुट गई। तो राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन कोटपुतली के विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों चल रहा पॉलिटिकल ड्रामा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। दरअसल यहां पर विधायक कुलदीप धनखड़ और पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर आमने सामने हैं और ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि हर कोई हैरान है। विधायक और पूर्व विधायक में पॉलिटिकल ड्रामा, चुनाव में किसने खेला तंत्र मंत्र का खेल। 2018-23 में जब चुनाव होने वाला था उससे पहले 2 बार यहां विराटनगर में मेरे खिलाफ तंत्र विद्या का प्रयोग कराया गया। तंत्र मंत्र के नाम पर कौन कर रहा गुमराह। हद पार कर दी। मैं तो अचंभा कर रहा हूं, कल से मेरे पास इतने लोगों के फोन आए कि तंत्र विद्या से मुझे मरवाने का प्रयास करे। यार शर्म तो करो थोड़ी। चुनाव में जीत के लिए सियासतदान साम दाम दंड भेद के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं करते, लेकिन इन दिनों कोटपुतली के विराटनगर विधानसभा में बीजेपी विधायक कुलदीप धनखड़ के आरोपों के बाद पॉलिटिकल ड्रामेबाजी बढ़ गई है। आलम यह है कि विधायक कुलदीप धनखड़ और पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर आमने सामने आ गए हैं। दोनों ही नेता सोशल मीडिया में लाइव आकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं विधायक कुलदीप धनखड़ की, जिन्होंने बिना नाम लिए आरोप लगाया कि विधानसभा चुनावों के वक्त उन पर तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया गया और उन्हें मरवाने की कोशिश की गई। 2018-23 में जब चुनाव होने वाला था उससे पहले 2 बार यहां विराटनगर में मेरे खिलाफ तंत्र विद्या का प्रयोग कराया गया। जाको राके साइया मार सके न कोई। आज बताता हूं मेरे दिल की बात, ये पाप किसी को नहीं कमाना चाहिए। ये मेरे गुरुजी, ये इन्होंने बचाया मुझे। 2 बार तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया, मैं नाम नहीं बताना चाहता। कुलदीप धनखड़ ने भले ही किसी का नाम लिए बगैर अपने लाइव सेशन में तंत्र मंत्र का जिक्र किया हो, लेकिन पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर ने उसी अंदाज में जवाब भी दिया। इंद्राज गुर्जर भी सोशल मीडिया पर लाइव आए और कहा कि विधायक तंत्र मंत्र की बात कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने सीएम से पूरे मामले की जांच की मांग की। हद पार कर दी। मैं तो अचंभा कर रहा हूं, कल से मेरे पास इतने लोगों के फोन आए कि तंत्र विद्या से मुझे मरवाने का प्रयास करे। यार शर्म तो करो थोड़ी बहुत तो शर्म। क्या बातें कर रहे हो आप? इतना लेवल गिरा दिया आपने राजनीति। अगर तंत्र विद्या मेरे पास इतनी मजबूत तो मैं चुनाव ही जीत जाता तंत्र विद्या से, फिर आपकी मरवाने की क्या जरूरत थी मुझे?
गौरतलब है कि हाल ही में उपजिला अस्पताल के स्थान को लेकर पावटा में धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस धरने में पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर ने शामिल होकर ग्रामीणों की मांग का समर्थन किया था। आरोप है कि इसके बाद विधायक कुलदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया पर लाइव इस तरह का बयान दिया। कोटपुतली से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हीरालाल सैनी। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी जानकारी मिल रही है। पीटीआई भर्ती में 54 चयनित अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया गया है। 321 अभ्यर्थियों की जांच की गई है। बोर्ड ने 54 अभ्यर्थियों को इस दौरान अपात्र घोषित किया है। बोर्ड 248 अभ्यर्थियों को अब तक अपात्र घोषित कर चुका है। लगभग 100 और भी अभ्यर्थियों की बोर्ड स्तर पर अभी जांच हो रही है। पीटीआई भर्ती से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बोर्ड ने अब 54 अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया है जो पीटीआई भर्ती में सेलेक्ट हुए थे। 321 अभ्यर्थियों की अब तक जांच हुई है, जिनमें से कई अभ्यर्थी अपात्र घोषित हो चुके हैं। लगभग 100 और भी अभ्यर्थी है जिनकी बोर्ड स्तर पर जांच अभी चल रही है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तो पीटीआई भर्ती में बड़ा गड़बड़ झाला, शुरुआत से ही ये सवाल खड़े हो रहे थे और अब जांच के बाद एक से एक अभ्यर्थी जो है अब वो इस गड़बड़ झाले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें 54 अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया गया है। कई अभ्यर्थियों पर यह आरोप था कि उन्होंने फर्जी मार्कशीट का इस्तेमाल किया। कई अभ्यर्थियों पर यह आरोप था कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा लिया और इसी तरह से अब बोर्ड जो है अब वो तमाम प्रमाण पत्रों को खंगाल रहा है, जो मार्कशीट्स है उनको खंगाल रहा है, उनकी जांच की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो अभी भी लगभग 100 अन्य अभ्यर्थियों की जांच लगातार जारी है। बोर्ड ने 54 अभ्यर्थियों को जांच के बाद अपात्र घोषित कर दिया है। और इसी बीच दिल्ली से एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई। पुलिस ने निबसराय में हुए ट्रिपल मर्डर केस में मृतक के बेटे को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे ने माता पिता और बहन के व्यवहार से खफा होकर वारदात को अंजाम दिया। उसने अपमान का बदला लेने के लिए खासतौर पर 4 दिसंबर का दिन चुना, क्योंकि इसी दिन आरोपी के माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी होती थी। बेटे ने पिता की हत्या की। बेटे ने मां की जान ली। भाई ने की बहन की हत्या। राजधानी दिल्ली से आई ये अलग अलग खबरें नहीं हैं, ये खबर भी एक है और वारदात को अंजाम देने वाला भी एक। ये दिल्ली के नेव सराय के देवली इलाके में हुए हत्याकांड का वो सच है जिसमें रिश्तों का कत्ल हुआ है, भरोसे की हत्या हुई है और संवेदनाओं का भी गला रेत दिया गया। जिस अर्जुन नाम के लड़के ने अपने माँ पिता और बहन की हत्या की सूचना पुलिस और पड़ोसियों को दी थी, वही आखिरकार तीनों लोगों का हत्यारा निकला। और इसको जब एग्जामिन किया गया अर्जुन को, तो इसके स्टेटमेंट्स में काफी कंट्रडिक्शन मिले, विरोधाभास मिले और काफी चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे कि इसके हाथ में भी कुछ इंजरी मार्क्स थे, फ्रेश इंजरी थी, जिसको ये बता नहीं पा रहा था कि कैसे हुआ। तो इसके मद्देनजर जब इससे और बातचीत हुई तो इसने कन्फेस किया कि ये तीनों हत्याएं इसी ने की है। देवली इलाके की यह खबर बुधवार की सुबह आई थी। अर्जुन की तरफ से पुलिस और पड़ोसियों को जानकारी दी गई थी कि उसके पिता, मां और बहन की हत्या कर दी गई है। अर्जुन ने बताया था कि यह सब कुछ तब हुआ जब वो मॉर्निंग वॉक पर गया था, लेकिन पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया कि वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही है। तो हमें और बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जिससे बिल्कुल इरिफ्यूटेबल हमारे पास पीस ऑफ एविडेंसेस है जो प्रूव करता है कि ये हत्या
उसके पुत्र अर्जुन ने की है। उसकी अपनी हाथ पर भी डिफेंसिव मार्क्स हैं, जो बताता है कि चाकू चलाने के दौरान उसको भी कुछ माइनर इंजरी आई थी। लेकिन आखिर अर्जुन ने क्यों पूरे परिवार को खत्म किया, इसके पीछे की कहानी भी आपको हिला देगी। अर्जुन आर्मी स्कूल में स्पोर्ट्स कोटे से पढ़ाई कर रहा है। बॉक्सिंग का शौकीन अर्जुन पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं है, जबकि अर्जुन की बहन पढ़ाई में अच्छी थी। अर्जुन के अपने पिता और परिवार से अच्छे संबंध नहीं थे। अर्जुन के पिता आए दिन उसे डांटा करते थे और मारते थे, लेकिन एक दिन अर्जुन के साथ बाहरी लोगों के सामने मारपीट की गई। इतना ही नहीं, अर्जुन को यह भी लगता था कि कहीं उसके पिता सारी संपत्ति उसकी बहन के नाम न कर दे। यही वजह थी कि अर्जुन ने पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान बनाया और उस दिन को चुना जिस दिन उसके माता पिता की शादी की सालगिरह थी। सबसे पहले अर्जुन ने अपनी बहन की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की। उसके बाद पिता और फिर माँ को भी मौत की नींद सुला दिया। अपनी बहन के प्रति भी इसका द्वेष था कि मेरी बहन पढ़ने में अच्छी है और मैं स्पोर्ट्स में हूं, तो उससे भी इसको थोड़ा उपेक्षित महसूस करता था। तो इसलिए इसने ये क्रोध में ये निर्णय लिया कि मैं इस बेइज्जती को, इस उपेक्षा को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसने 4 दिसंबर की सुबह इन अपने माता पिता और बहन को मारने का प्लान बनाया और सुबह सुबह करीब 5 बजे के आसपास इसने तीनों का कत्ल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद अर्जुन सुबह 5 बजे के आसपास जिम जाने के बजाय मॉर्निंग वॉक पर चला गया और लौट कर आते ही उसने हत्या की अफवाह उड़ाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो सारी तस्वीर साफ हो गई, क्योंकि घर के आसपास सिवाय अर्जुन के मूवमेंट के किसी का मूवमेंट नहीं हुआ था। यही वजह थी कि जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो अर्जुन ने वारदात की सारी कहानी पुलिस के सामने रख दी। तो अब सवाल यह कि क्या सलमान खान को एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई है? आखिर वो शख्स कौन था जिसने सलमान के सेट पर घुसने की कोशिश की? ये रिपोर्ट देखिए। सलमान खान को क्या फिर से धमकी मिली है? क्या लॉरेंस के गुर्गे ने फिर से सलमान खान को धमकाने की कोशिश की? ये सवाल इसलिए क्योंकि सलमान जहां शूटिंग कर रहे हैं उस सेट पर एक शख्स अवैध तरीके से घुस आया और जब उसे गार्ड्स ने रोकने की कोशिश की तो उसने बिश्नोई का नाम लिया। जैसे ही शख्स ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया तो गार्ड्स को उस पर शक हुआ और उसे पूछताछ के लिए शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। इस शख्स ने सलमान खान से मिलने के लिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया। मुंबई पुलिस के मुताबिक जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसका नाम सतीश वर्मा है, जो फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट का काम करता है। सतीश वर्मा सलमान खान जहां शूट करने वाले थे उस सेट पर मौजूद था। उसे सलमान खान के साथ फोटो खिंचवानी थी, लेकिन वो फोटो नहीं ले पा रहा था। वो सेट पर अंदर जाने की कोशिश करने लगा। सेट के बाउंसर ने सतीश को रोका, जिसके बाद बाउंसर के साथ उसका झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े के बीच सतीश वर्मा ने बाउंसर से कहा कि लॉरेंस को बुलाओ क्या। जब सतीश और बाउंसर के बीच झगड़ा हुआ उस दौरान सलमान खान फिल्म के सेट पर मौजूद ही नहीं थे, लेकिन जैसे उसने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया सिक्योरिटी टीम अलर्ट पर आ गई और उस शख्स को थाने पहुंचा दिया। सलमान खान की सेफ्टी के साथ उनकी टीम बिल्कुल भी कोताही नहीं बरत रही है। सलमान जहां भी जाते हैं उनके साथ हमेशा सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। सलमान इन दिनों सिकंदर की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं, लेकिन लॉरेंस के नाम को लेकर सब अलर्ट पर होते हैं, क्योंकि लॉरेंस की तरफ से बार बार सलमान खान को धमकियां मिल रही है। ऐसे में सेट पर लॉरेंस का नाम लेने वाले शख्स को सीधा हवालात पहुंचा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात करेंगे असम सरकार की, जहां पर बड़ा फैसला हुआ है। राज्य की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने गौमांस पर बैन लगा दिया है। अब असम के होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक जगहों पर गौमांस नहीं परोसा जा सकेगा। रिपोर्ट देखिए। आसाम में गौमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा। असम सरकार का कड़ा फैसला। असम में अब नहीं बिकेगा बीफ। असम में
नहीं परोसा जा सकेगा गोमांस। फैसले का एक्सटेंशन, असम में टेंशन। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार के इस फैसले ने पूरे राज्य में सियासी हलचल को तेज कर दिया है। राज्य सरकार ने गोमांस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अब न तो सार्वजनिक जगहों पर गोमांस बिकेगा और न इसके खाने की नौबत आएगी। असम सरकार के इस फैसले के मुताबिक असम के बाजारों, असम के होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक समारोह में कहीं भी बीफ बेचने पर पाबंदी लगाई गई है और ये फैसला पूरे असम में लागू कर दिया गया है। असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। सो ये हमने कंप्लीटली होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ, मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। पहले हमारा ये निर्णय था कि मंदिर का 5 किलोमीटर तक, लेकिन ये अभी हम पूरा स्टेट में एक्सपांड कर दिया हूं कि कोई भी कम्युनिटी प्लेस में, पब्लिक प्लेस में, होटल में, रेस्टोरेंट में आप इसको खा नहीं पाएगा। असम कैबिनेट के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर संग्राम छिड़ गया। असम के जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा, कांग्रेस इस फैसले का स्वागत करे या पाकिस्तान जाए। चूंकि सीधे सीधे कांग्रेस को टारगेट किया गया था, इसलिए पूर्व सीएम तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला और असम के सीएम पर सरकार की नाकामियां छिपाने का आरोप लगा दिया। असम के मुख्यमंत्री अपनी विफलता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार ने 2021 में असम मवेशी संरक्षण अधिनियम पास किया था। इसके तहत किसी मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस खाना और बेचना प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन अब इस फैसले का एक्सटेंशन कर दिया गया है, यानी फैसले को विस्तार दे दिया गया है और पूरे असम में गोमांस पर पाबंदी लगाई गई है। यही वजह है कि सियासी बयानबाजी सोशल मीडिया से लेकर प्रत्यक्ष तौर पर शुरू हो चुकी है। बीजेपी इसे ऐतिहासिक फैसला करार दे रही है, जबकि विपक्ष इसे सरकार का तुगलकी फरमान बता रहा है। असम कैबिनेट का जो फैसला है, बीफ को पब्लिक प्लेसेस में बैन करना, मैं समझता हूँ ये बहुत एक हिस्टोरिक, ऐतिहासिक एक निर्णय है। मैं इस निर्णय को, इस सिद्धांत को समर्थन करता हूं। बंद नहीं कर सकते। वहां बीजेपी गोवा में भी बंद करेंगे तो एक दिन में गिर जाएगी उनकी सरकार। नॉर्थ ईस्ट में हर स्टेट में बीजेपी की सरकार है या मिलीजुली उनकी सहयोगी पार्टी की सरकार है। अरुणाचल बोलिए, मिजोरम बोलिए, नागालैंड बोलिए, मणिपुर है, मेघालय है, हर स्टेट में बीफ वहां के लोग खाते हैं, खिलाते हैं और वहां कोई पाबंदी नहीं, कुछ नहीं है, सब बीजेपी की सरकार है, वहां नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, सरकार पर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, सरकार की जिस पर अनुकंपा और दया है, वो स्लॉटर हाउसेस बड़े बड़े जो हैं दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, वो गोवंश का वध भी करते हैं, निर्यात करते हैं। उनसे इस समय की सरकार चुनावी चंदा भी बड़े पैमाने पर लेती है। ये सब पूरे देश को मालूम है। मगर मुख्यमंत्री आसाम के मुस्लिम दुश्मनी पर उतरे हुए हैं और अब जो उनके मंत्री का बयान है कि कांग्रेस स्वागत करे नहीं तो पाकिस्तान चले जाए, ये सरासर गैर संवैधानिक बातें कर रहे हैं। इसका कोई वजूद और कोई मतलब नहीं होता है। इन लोगों का सिर्फ मकसद है फिरका परस्ती को बढ़ावा देना, हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ावा देना और माहौल को खराब करना। अब ये भी समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा चर्चा में क्यों आया। असल में असम की सामगुरी विधानसभा पर 13 नवंबर को उपचुनाव था। 23 नवंबर को नतीजा आया। कांग्रेस कैंडिडेट तंजील हुसैन चुनाव हार गए।
तंजील के पिता और धुबरी लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन ने। और इसी के साथ